नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी मेथड चैनल पर। हम देख रहे थे सहायक लोक अभियोजक प्रारंभिक परीक्षा हुई है, ये हुई है आपका 28/7/2019 को। इसमें 100 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। हम इस पेपर को देख रहे हैं जीएस के पर्पज से। जो इसमें जीएस के क्वेश्चन हैं उन्हें सोल्व करेंगे, ठीक है। 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में देख लिए हैं। आइए चलिए उससे आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। ये देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 26। देखिए, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ है, दिए गए यौगिकों में से सबसे अधिक अम्लीय कौन सा यौगिक है? तो सही आंसर है आपका सी, ठीक है। ये है इसका CH3 CH2 CHCl COOH, ठीक है। इसे देख के क्वेश्चन को घबराइएगा मत। इसमें 3-4 क्वेश्चन केमिस्ट्री के बहुत टफ दिए हुए हैं, ठीक है। ये किसी और पेपर में नहीं पूछे जाते हैं, तो इसलिए इनसे घबराइएगा नहीं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27, आगे सही क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28। हाँ, ये ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वीडिसाइड है? तो सही आंसर है इसका ए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन अन्य पेपरों में पूछा हुआ है। 2D 4D किससे संबंधित है कि यह क्या है? कीटनाशी है, ऑप्शन में ज़्यादातर कीटनाशी और खरपतवार नाशी, ये दो ऑप्शन में रहते हैं, ठीक है। तो सही आंसर है इसका खरपतवार नाशी। तो इसे आज के बाद ध्यान रखिएगा, 2D 4D है, खरपतवार नाशी वीडिसाइड कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29। इसमें पूछा हुआ है निम्नलिखित में से रीड ओनली मेमोरी युक्ति को पहचानिए। तो सही आंसर है सी, आसान है। देखिए, रीड ओनली मेमोरी हो गया रोम, तो यहाँ भी CD रोम का मतलब क्या है? CD रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। और एक चीज़ बस इसमें ये ध्यान रखिएगा, जो आपकी रोम होती है मेमोरी, ये आपकी स्थायी मेमोरी होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। अस्थायी मेमोरी होती है आपकी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये होती है आपकी अस्थायी। तो इन दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा, ठीक है। अस्थायी कौन सी होती है, अस्थायी कौन सी होती है, फुल फॉर्म तो पूछी ही जाती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? तो सही आंसर है इसका सी, फ्लोरीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। और एक आता है आपका कीटाणुनाशी, कौन सा है? तो वो है आपका क्लोरीन। जो कीटाणुओं को मार देता है वो होती है क्लोरीन, और सबसे अधिक ऋणात्मक होती है आपकी फ्लोरीन। सेकंड नंबर पे क्लोरीन आती है, ठीक है, ऋणात्मक में भी। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर इसके बाद आपका 31। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक कमीशन स्टैट्यूटरी कमीशन नहीं है? तो सही आंसर इसका आपका योजना आयोग, ए सही है, क्योंकि पिछड़ा वर्ग आयोग, महिला आयोग और मानवाधिकार आयोग तीनों आपकी संवैधानिक कमीशन है, ठीक है। योजना आयोग तो कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित कर दिया था, उससे हो गया था नहीं, ठीक है। अब देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूर्व पेपर में कई बार आया हुआ है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कब बना था। तो इसका ईयर याद रखना आपको, 1993, ठीक है, 1993 इससे क्वेश्चन आता है। और एक आपका ये योजना आयोग अब खत्म हो गया है, जो 15 मार्च 1950 को, पहले बहुत आता था क्वेश्चन इससे। अब ये बन गया है नीति आयोग, 1 जनवरी 2015 को इसका नीति आयोग का गठन किया गया है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का प्रारंभ कहाँ से शुभारंभ हुआ था? तो सही आंसर है सी, हरियाणा से। आपको पता है हरियाणा के में पानीपत स्थान है, वहाँ से नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका अनावरण किया गया था, ठीक है। इसकी डेट याद रख सकते हैं, 22 जनवरी 2015 को। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33। हाल ही में करनी सेना सुर्खियों में थी। देखिए अब ये चल गया है करंट के क्वेश्चन, ठीक है। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे अब आपके 2020-21 में जो आप पेपर देंगे, इसलिए मैं इन्हें जो इम्पोर्टेंट होगा तो वो बता दूंगा, ठीक है। बाकी जल्दी जल्दी देखेंगे। तो करनी सेना आपकी जातिगत संगठन है। उस टाइम पे आप पद्मावती का मूवी आई थी, उसका विरोध किया था, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34, यहाँ से ठीक है। भारतीय संसद के निर्माण में कौन सा शामिल है? तो सही आंसर है आपका सी। आपको पता है जो भारतीय संसद बनती है, एक तो ये याद रखिएगा आर्टिकल 79 में है संसद, ठीक है। और वो लोकसभा, राज्यसभा और प्लस राष्ट्रपति, इन तीनों को मिला के बनती है लोकसभा, ठीक है। ऐसे ही आप ये भी ध्यान रखिएगा, जो विधानमंडल होता है ना, जो राज्य का होगा, विधानसभा है, वो किससे बनती है? वो राज्यपाल और आपकी विधानसभा, और जहाँ पे विधान परिषद है, विधान परिषद, तीनों से मिल गया, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35। पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव किसके द्वारा संपन्न किया जाता है? तो सही आंसर है बी, राज्य चुनाव आयोग, ठीक है। देखिए जो आर्टिकल 243 में दिए हुए हैं ना, जितने भी हैं उसमें आपका एक तो अब 2 आर्टिकल आपको बहुत याद रखने हैं, 243 के और 243 है। 243 के में बताया गया राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में, ठीक है, जो पंचायती चुनाव कराता है। और 243 आई में बताया गया राज्य वित्त आयोग के बारे में, ठीक है, वित्त आयोग के बारे में। तो ये 2 आर्टिकल याद रखने हैं। तो जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है, ये अब राज्यपाल इसका हेड के प्रमुख को नियुक्त करता है, ठीक है। यही आपका पंचायत चुनाव कराता है, और 2020 के दिसंबर में चुनाव भी है, ठीक है। इस बार पंचायत के हर 5 साल बाद होते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 36।
कौन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? तो सही आंसर है इसका आपका, देखिए ऑडिटर जनरल किया जाता है, सॉलिसिटर जनरल किया जाता है, हाई कोर्ट के जज किया जाता है। जिला जज आपके राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। राज्यपाल, और एक क्वेश्चन ये आता है कि जो जिला जज है ना, राज्यपाल तो नियुक्त करता है, पर ये किसके परामर्श पर? तो हाई कोर्ट के परामर्श पर, ठीक है। हाई कोर्ट के परामर्श से राज्यपाल जिला जज की नियुक्ति करते हैं। बाकी सभी को आपके राष्ट्रपति जी नियुक्त करते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37, उपराष्ट्रपति की अवधि से पहले निकाला जा सकता है? तो सही आंसर है इसमें सी, पार्लियामेंट के दोनों सदनों के सदस्य द्वारा। देखिए इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं इसलिए सी हो गया, वरना राज्यसभा के जब जो भी राज्यसभा के थे पूर्ण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देना तो उपराष्ट्रपति को हटाया जा सके, ठीक है। सिर्फ लोकसभा की सहमति जरूरी है राष्ट्रपति को पद से हटाने की, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए, ठीक है। लोकसभा की सहमति और राज्यसभा प्रस्ताव पारित करेगा, पर इसमें आंसर यही दिया हुआ है इसी अनुसार, तो सही आंसर हो जाएगा सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38, इसमें दिया हुआ है आपका बजट का अनुमोदन किया जाता है? तो सही आंसर है ए, राष्ट्रपति द्वारा। देखिए जितने भी वित्त से संबंधित होंगे उनका सबका अनुमोदन यहाँ पर राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। अब एक ध्यान रखिएगा, एक तो इसका आर्टिकल बहुत पूछा जाता है बजट का, आर्टिकल 112 में बजट का उल्लेख है, ठीक है। और एक जो बजट है ना, ये बिल्कुल भी कहीं भी संविधान में इसका उल्लेख नहीं है बजट के नाम से। उसमें आर्टिकल 112 में बताया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। क्वेश्चन ये आता है कि भारतीय संविधान में लिखित आर्टिकल 112 में क्या लिखा हुआ है? तो ऑप्शन में बजट भी रहेगा और वार्षिक वित्तीय विवरण भी रहेगा, तो सही आंसर होगा आपका वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 39, राज्य और क्षेत्रीय दल का सही क्रम बताना है, ठीक है। देखिए ये वैसे तो थोड़े टफ हैं, एक दो आपको नहीं पता होंगे, पर इसमें आप अगर एक भी पता कर लेंगे ना, डीएम के आपको पता है तमिलनाडु का है, ठीक है। क्योंकि तमिलनाडु में दो ही पार्टी हैं बड़ी, डीएमके और एआईडीएमके, ठीक है। ये आपकी डीएमके करुणानिधि वाली पार्टी है और ये उसकी थी जयललिता थी जो, ठीक है, जिनकी डेथ हो गई थी, उनकी पार्टी थी। तो इसी से डी का हो गया आपका 4, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है डी का 4, ठीक है। तो संशय आंसर हो जाएगा आपका ए। बाकी देख लीजिए इसमें ये भी आसान था, टीडीपी आपको पता है जो आपके आंध्र प्रदेश की पार्टी है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40, राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो सही आंसर है सी, 250। देखिए राज्यसभा की अधिकतम संख्या आपको याद रखनी है 250, ठीक है। और इसे भी दो में डिवाइड करके, 250 को दो में डिवाइड करना है, एक तो 238 और एक पहले 12 अलग निकाल दीजिए 250 में से, और फिर बचेंगे 238। तो 238 ही तो होंगे आपके निर्वाचित, ठीक है। मतलब जो भी अप्रत्यक्ष रूप से चयनित होते हैं ये तो वे हैं, और 12 आपके मनोनीत हैं जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है, कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? तो 12 का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 41, भारत में मतदाताओं की उम्र कम से कम उम्र होनी चाहिए? तो सही आंसर है सी ए। आपको पता है 18 वर्ष पे हमारा पहचान पत्र आईडी प्रूफ बन जाता है, ठीक है। वोट डालने जब भी 18 वर्ष पूरे कर लेते हैं तो वोट डालने का हमें अधिकार मिल जाता है। अब इससे दो क्वेश्चन याद रखिएगा, एक तो आपका जो पहले थी ये उम्र आपकी 21 वर्ष, ठीक है, 21 वर्ष से 18 की गई है। तो ये जो किस संविधान संशोधन की, ये 61वां संविधान संशोधन था, 1988 में आया था और 1989 में पारित हुआ था, ठीक है, लागू हो गया था। तो 61वां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 21 अधिनियम से जो उम्र है ना 21 से घटा के 18 कर दी गई थी 61वें से। और एक क्वेश्चन आता है कि 18 जो हमारा वोट डालने का अधिकार है ना, वो हमारे किस आर्टिकल में? तो याद रखना आर्टिकल 326, ठीक है, 326 में। देखिए 324 में आपको याद है, 324 में आपको निर्वाचन आयोग याद है, तो दो आर्टिकल बाद में है। इसमें बताया गया 18 वर्ष से अधिक आयु के जो होगा कोई भी व्यक्ति उसे वोट डालने का अधिकार है, आर्टिकल 326। ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैंने बताया है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 42, मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? तो सही आंसर है आपका डी, लोकसभा के प्रति। देखिए जो पूरी मंत्रिमंडल है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हो गए। अगर मंत्रिमंडल में कोई भी सदस्य या कुछ भी बहुमत हासिल ना रहे ना, तो पूरी मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है, ठीक है। तो सही आंसर है डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 43, भारत में सबसे कम अवधि तक कौन प्रधानमंत्री रहा था? तो सही आंसर है आपका ए, चौधरी चरण सिंह, ठीक है। इनके बारे में ये कहा जाता है कि जो चौधरी चरण सिंह थे, देखिए इनके चरण कभी भी संसद में नहीं पड़े। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा प्रधानमंत्री है जिसने कभी भी संसद में या संसद का दौरा नहीं किया या संसद में नहीं गए? तो चौधरी चरण सिंह ही थे। इससे याद रखना कि इनके कभी भी चरण नहीं पड़े थे संसद में, ठीक है, इससे याद रहेगा। और सबसे कम अवधि तक ये प्रधानमंत्री रहे थे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 44,
कौन सबसे लंबी अवधि तक प्रधानमंत्री रहा है? तो सही आंसर है ये जवाहरलाल नेहरू, लगभग 16 वर्ष रहे हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा ही रहे हैं 1947 से 64 तक। देखिए 2 क्वेश्चन लगातार, क्वेश्चन नंबर 43 ये भी प्रधानमंत्री से, और क्वेश्चन नंबर 44 ये भी आपका प्रधानमंत्री से है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री का आपको क्रम याद होना चाहिए। चलिए मैं जल्दी से थोड़ा बता देता हूँ, अगर आपके ध्यान रहेगा तो आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, देखिए एक बार याद कर लीजिए, फिर कभी नहीं भूलेंगे। 47 से 64 तक, तो 64 तक आपके जवाहरलाल नेहरू हैं। ठीक है, ये आपको याद रहेगा। फिर 64 से 2 साल तक रहे थे आपके लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, फिर 66 में इनकी मृत्यु हो गई थी, 66 में बन गई थी आपकी इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी। फिर आपको पता है 66 से ये लगातार रही थी 10 साल तक। ठीक है, 1977 तक। 75 में आपातकाल लग गया था, तो 77 में खत्म हो गया था। 77 में बने थे आपके प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। ठीक है, फिर मोरारजी देसाई आपके ये 3 साल तक रहे, 2 साल तक, 1979 तक। इसके बाद आपके बने थे चौधरी चरण सिंह। ठीक है, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह रहे थे 1 साल तक, 1980 तक। ठीक है, तो 1980 के बाद सीधा फिर आप इंदिरा गांधी दोबारा बन गई थी। फिर इंदिरा गांधी के बाद ये 84 में इनकी डेथ हुई, 84 में राजीव गांधी बने। राजीव गांधी पूरे 5 साल रहे 1989 तक, फिर इनकी मृत्यु हुई। फिर यहाँ से इम्पोर्टेंट है जो क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, 1989 से, क्योंकि अभी 1-1 साल रहे हैं। 1989 से 1990 तक रहे हैं आपके वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक है, और 1990 से 1991 तक रहे हैं आपके चंद्रशेखर। इनसे बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप नोट डाउन करके याद कर लेंगे। अब जल्दी जल्दी में जैसे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, फिर 91 में आपके पता है आपको नरसिम्हा राव बन गए हैं, नरसिम्हा राव। ठीक है, वो पूरे 5 साल रहे 96 तक। फिर 96 से 97 तक, इनमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, देवगौड़ा थे। 96 से 97 तक देवगौड़ा प्रधानमंत्री रहे, और 97 से 98 तक रहे आपके इंद्र कुमार गुजराल। ठीक है, इनमें भी याद रखना, पहले देवगौड़ा रहे थे और गुजराल रहे थे, और एक आपका वीपी सिंह और आप चंद्रशेखर में याद रखना पहले कौन से रहे थे। ठीक है, फिर आपको पता है 1998 में 13 दिन के लिए आपके अटल बिहारी वाजपेयी, फिर 1999 में 5 साल के लिए बन गए थे। 2004 से 2014 तक आपके मनमोहन सिंह रहे हैं, और उसके बाद आपके नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, 2014 से 2020 अभी लगातार। ठीक है, ये मैंने आपको इसलिए जल्दी बताए हैं कि आप आज नोट डाउन करके याद कर लीजिए, इनसे क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 45, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व का आधार क्या है? तो सही आंसर है डी, जनसंख्या। आपको पता है जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी या कम होगी उसी के आधार पर, जैसे यूपी की जनसंख्या ज़्यादा है तो राज्यसभा की सीटें यहाँ 31 हैं। जैसे उत्तराखंड की जनसंख्या कम है तो वहाँ राज्यसभा सीट आई थिंक 3 है। ठीक है, देख लीजिएगा 3 है, देखो जनसंख्या के आधार पर है ना, यूपी की सबसे ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे राज्यसभा सीटें हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 46, राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? तो सही आंसर है डी। देखिए राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये एक स्थायी सदन है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, स्थायी सदन है, कभी भी ये भंग नहीं होगी। ठीक है, इससे क्या होगा कि इसके प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य है ना निकलते रहते हैं, और एक सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, तो ये निकलते रहते हैं, दूसरे आते रहते हैं प्रत्येक 2 वर्ष बाद। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 47, क्या एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में काम कर सकता है? सही आंसर है हाँ बिल्कुल, क्योंकि आर्टिकल जो 128 है वो कहता है कि राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश है ना, इस अगर मान लिया उन्हें लगता है कि कुछ मुख्य न्यायाधीशों या न्यायाधीशों की कमी है, तो वो जो रिटायर होते हैं उन्हें भी बुला सकते हैं काम पे। ठीक है, भत्ते और उन्हें सब चीज़ वो मिलेगी आपकी, जो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को मिलती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 48, नियंत्रक में महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट जमा होती है? तो सही आंसर है आपका ये होगी आपकी सी। नहीं, जमा होती है आपके राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति अपने प्रतिनिधियों से पार्लियामेंट में रखवाता है। ठीक है, सही आंसर होगा इसका आपका ए। देखिए यही आपने गलती नहीं करनी, मैंने जल्दबाजी में क्या किया, हमें पता है ना कैग अपनी रिपोर्ट देता है राष्ट्रपति को, तो हमने ये आंसर मार दिया ना, पर इसका डी आंसर देखिए आप, राष्ट्रपति एवं राज्य के राज्यपाल के पास, ये सही होगा। क्यों? क्योंकि हमने वहाँ पे देखा नहीं, जो कैग अपनी रिपोर्ट देता है वो केंद्र की तो देता है राष्ट्रपति को, और जो राज्य की वो देता है वो देता है राज्यपाल को। ठीक है, इसमें दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, जबकि अधिकतर पेपरों में एक ही होते हैं। इसके मान मान लीजिए यहाँ पे ये दिया रहता है लोकसभा अध्यक्ष, तो फिर राष्ट्रपति आंसर होता ना, पर इसमें ये आंसर होगा डी, राष्ट्रपति एवं राज्य के राज्यपाल के पास। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आता है कि कैग किस आर्टिकल में है? तो कैग है आपका 148 में। ठीक है, केंद्रीय महालेखा परीक्षक है, आर्टिकल 148 में बताया गया इसके बारे में।
देखिए क्वेश्चन नंबर 49, भारत में न्यायिक पुनर्लेखन का अधिकार है, तो ये सही आंसर है सी, संवैधानिक। देखिए न्यायिक पुनर्लेखन एक तो ये पूछा जाए ये लिया कहाँ से गया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएस से, बहुत बार आ चुका है पेपरों में, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो मान लिया इस तरह का प्रस्ताव संसद पारित कर दे जो संविधान के हित में या संविधान के उल्लंघन करता हो, तो सुप्रीम कोर्ट उसे निरस्त कर सके, ठीक है। तो अब इससे क्वेश्चन क्या आया हुआ है, ये तो इससे नहीं आए हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एक तो मैंने आपको बता दिया ना यूएसए से लिया गया है, और एक ये पूछा जाता है न्यायिक पुनर्लेखन किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 137, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस आर्टिकल को याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 50, राज्यसभा में एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है, तो सही आंसर है बी, उपराष्ट्रपति। आपको पता है जो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। कोई भी उपराष्ट्रपति बनेगा वो ऑटोमेटिक राज्यसभा का सभापति बन जाएगा, ठीक है। सही आंसर है आपका बी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।